तो आपको लगातार बता रहे हैं महा कवरेज, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कहां पर कौन आगे। बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में इस वक्त सभी की नजर है। बात अगर तमिलनाडु की करें तो वहां पर विजय की विजय होती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त विजय ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अभिनेता विजय की बजाय अगर जो नतीजे आ रहे हैं वो रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो हमें अभिनेता विजय की बजाय नेता विजय कहना होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, झूमते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, क्योंकि रुझानों में बीजेपी फिलहाल बेहद आगे चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की पश्चिम बंगाल, जहां पर रुझान आने के बाद कार्यकर्ताओं में किस तरह जोश है, उत्साह है। तस्वीरें आप देखिए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और भगवा रंग लगाते हुए यहां पर कार्यकर्ता तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बंगाल में बीजेपी की बम बम होती नजर आ रही है, और यही वजह है कि कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर जश्न मनाते, मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। बंगाल की बात करें, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। पीएम मोदी ने 20 से ज्यादा पश्चिम बंगाल में रैलियां की। अमित शाह ने 15 दिनों से ज्यादा वो वहां पर रुके। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की और 50 से ज्यादा सभाएं की गई। डायमंड हार्बर वो इलाका जहां पर बीजेपी के आने के चांसेस बहुत ही कम थे, क्योंकि ये इलाका जहां पर टीएमसी का दबदबा सबसे ज्यादा माना जाता है, उस इलाके में भी फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र आहूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था कि यदि बीजेपी सरकार बनाती है पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी सरकार को 3 महीने में खत्म कर देंगे। क्या आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से कई बातें जो दिखाई दे रही हैं, ये तो खैर कई बार अधिक बड़े दावे किए जाते हैं चुनावों से पूर्व, लेकिन इतना तय है कि टीएमसी केवल एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी है। दूसरा, टीएमसी केवल और केवल ममता पर ही, उसके चमत्कारी व्यक्तित्व पर ही निर्भर रही। तीसरा, टीएमसी में भी संघर्ष यदि कोई करना जानता था तो वह केवल और केवल ममता बनर्जी करना जानती थी। लेकिन कोई भी पार्टी जो व्यक्ति केंद्रित होती है और उसके एक बार सत्ता से अलग हो जाने के उपरांत ऐसी परिवारवादी पार्टियां या व्यक्ति केंद्रित पार्टियां जिनके अपने कोई सिद्धांत नहीं होते, सिद्धांत ना होने के कारण सत्ता से विहीन होने के बाद उनका बहुत लंबा चल पाना बहुत कठिन दिखाई देता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं तो हमें हरियाणा में भी उदाहरण दिखाई देते हैं। जैसे बंसीलाल जी एक करिश्माई व्यक्तित्व थे, लेकिन उसके बाद उनकी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी आज अस्तित्व में ही नहीं। दूसरा, चौधरी देवीलाल जो ताऊ जी के नाम से मशहूर थे और पूरे एक देश के ताऊ थे, लेकिन उनके चले जाने के उपरांत कुछ समय तो चौटाला ने निकाला, लेकिन उसके बाद परिवार भी बिखर गया और पार्टी भी बिखर गई। ठीक इसी प्रकार पंजाब में देखें तो अकाली दल यदि देखते हैं कि बड़े बादल जी, प्रकाश सिंह बादल जी के जाने के उपरांत दिशा विहीन हो गई है, सिद्धांत विहीन लगभग लगभग हम कह सकते हैं हो गई है। ऐसा ही अगले चुनाव में हमें समाजवादी पार्टी का दिखाई देता है, या जहां भी कोई पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द एकत्रित होती है और कोई सिद्धांत नहीं होता तो वह धीरे धीरे कहें या तेजी से कहें उसका क्षरण हो जाता है जब वह सत्ता से बाहर होती है। तो इसमें मुझे उनके दावे के अंदर कोई अतिशयोक्ति भी दिखाई नहीं देती। हाँ, लेकिन समय की यदि बात है कि 3 महीने में, तो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में कोई इतनी जल्दी इतना बड़ा दल जो इतने समय तक सत्ता में रहा हो समाप्त होने वाला है। जी नरेंद्र जी, हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर बात हम करें वहां पर पश्चिम बंगाल में, हमने एक चीज देखी कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पीएम मोदी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की। अमित शाह 15 दिनों तक रुके। उन्होंने लगातार बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, और यही वजह है कि कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर मजबूती से खड़े रहे,
क्योंकि उन्हें पता था कि जब गृहमंत्री खड़े हुए हैं यहाँ पर, तमाम लोगों को समर्थन देते नजर आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में भी जोश हमें देखने को मिला। और क्या ये भी वजह है कि वहां पर रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा, ये केवल पश्चिम बंगाल के लिए नहीं कहेंगे। ये दल जो भारतीय जनता पार्टी है, ये एक कैडर आधारित दल है, पहला। और दूसरा, कैडर आधारित दल होने के साथ साथ ये सिद्धांतों के इर्द गिर्द चलता है। आप या तो इनके सिद्धांतों को बहुत अधिक प्यार कर सकते हैं या इनसे बहुत अधिक नफरत कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इनके सिद्धांतों को, इनके सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इन्हें जिसे ये मातृ संगठन कहते हैं, उस मातृ संगठन द्वारा प्रत्येक कार्यकर्ता को ऐसे शिविर लगा करके प्रशिक्षण दिया जाता है। और विशेष रूप से उन कार्यकर्ताओं को जो अन्य दलों से आए या जो मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं आए। हाँ, शाह और मोदी की जोड़ी ये निश्चित रूप से बहुत अधिक मेहनत करने वाली जोड़ी है। और इनकी मेहनत के समक्ष, हाँ इतना तो मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी ने भी अपनी मेहनत में, कड़ी संघर्ष देने में और कड़ी टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके अतिरिक्त कोई अन्य दल होता तो शायद ये पिछले चुनाव में ही वह दल सत्ता से बाहर हो गया होता। लेकिन यहाँ मेहनत की बात करें तो हम बाकियों की मेहनत को भी नहीं भूलना चाहिए। चाहे वो बंगाल के स्थानीय नेता हो, टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार पीटे जाने के बावजूद भी वो इस काम में लगे रहे। चाहे वहां पर लगातार हो रहा मुस्लिम तुष्टीकरण हो, कि इतने मुस्लिम तुष्टीकरण के बाद भी वहां पर उसके जवाब में हिंदू एकत्रित होते रहे और लगातार काम को करते रहे। और देखें तो इस बात को, जो मुस्लिम तुष्टीकरण टीएमसी कर रही थी, या कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो स्पष्ट रूप से आरोप भी लगाया ममता बनर्जी पर कि पश्चिम बंगाल में यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो रही है तो केवल और केवल ममता द्वारा किए गए मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण हो रही है। और उसके कारण ही हिंदू गोलबंद हो रहे हैं और हिंदुओं का एक वर्गीकरण हो रहा है, और जिसको हम कह सकते हैं पोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी दो अपने मुख्यमंत्री झोंक दिए इस काम के अंदर। एक तो असम के मुख्यमंत्री जो अपने राज्य में भी चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, और दूसरे हिंदुत्व की जो एक पहचान बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ, जो भगवे कपड़ों के अंदर एक सन्यासी होने के बाद भी मुख्यमंत्री का काम बखूबी कर रहे हैं। और उन्होंने जब जाकर के वहां अपनी बात को रखा और उनके कुछ अधिकारियों की टीम भी वहां जब पर्यवेक्षक बनकर के जाती है, जिसमें विशेष रूप से आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का नाम लें, तो उनके बयानों या उनकी जो रील वहां पर बहुत एक वायरल हुई, उसके बाद वो ध्रुवीकरण और भी अधिक तेज हो गया। और उसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल में सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनाती हुई दिखाई दे रही है। नरेंद्र जी, आपकी इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूं कि ममता बनर्जी बिल्कुल पीछे नहीं हटी, वो मजबूती से लड़ी। और उन्होंने ये भी कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, झालमुड़ी खाई, तब भी ममता बनर्जी ने उनका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन वहां से भी बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह मुख्य तौर पर क्या रही? क्योंकि 15 साल कहीं पर सत्ता में रहना और उसके बाद इतनी मजबूती से लड़ने के बावजूद भी जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, ममता बनर्जी तो खुद अपनी सीट से भी पीछे नजर आ रही हैं। ना देखिए, एक 15 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद सत्ता से कुछ लोग नाराज स्वाभाविक रूप से होते हैं, जिसे हम यदि टेक्निकल टर्म्स में कहें तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। क्योंकि सत्ता सभी 100% लोगों को संतुष्ट कभी भी कर पाएगी, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता। और जिसका भी कोई कार्य यदि नहीं हुआ सरकार के द्वारा या उस दल के द्वारा, तो वह निश्चित रूप से असंतुष्ट हो जाता है। और वही असंतुष्टि का भाव, वही सरकार से ना मिलने का कुछ भाव, वह एंटी इनकम्बेंसी के रूप में परिवर्तित होता है। तो 15 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी ये अपेक्षा करना कि वह चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, ये एक बहुत बड़ी अपेक्षा थी। क्योंकि एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी जो आती है वो आई, और उसके बाद ममता बनर्जी का खुद हारना या खुद पीछे दिखाई देना, और शुभेंदु अधिकारी
जो कभी उनके साथ भी रहे, अब उनके विरोध में सबसे अधिक मुखर हैं और सबसे ज्यादा खुल करके जो कह रहे हैं कि हम हिंदू वोटों के कारण जीत रहे हैं, तो निश्चित रूप से दिखाई देता है कि ममता बनर्जी की हार का एक मुख्य कारण एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन एक बात को यहाँ नहीं भूलना चाहिए, अगर आप ममता बनर्जी के 15 साल को याद करते हैं तो आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बंगाल से ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, जिन्होंने उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से 5 कार्यकर्ताओं को मांगा और उन 5 कार्यकर्ताओं को फाउंडर मेंबर बना करके भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसमें बलराज मधोक भी एक थे। आदि बहुत आप नाम सभी से परिचित होंगी, लेकिन बहुत ही पुराने नेता। तो मैं एक बात कहता हूं कि जिस राज्य से स्थापना हुई, जिस राज्य में भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, जिस राज्य के नेता ने कश्मीर में जाकर के अपने प्राण गंवाए और उनके बलिदान को आज भी भारतीय जनता पार्टी याद रखती है, चाहे भारतीय जनसंघ का ही परिवर्तित रूप ही तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने अब इतने वर्षों तक लगातार सत्ता को एक सेवा का माध्यम कहें बना करके प्रस्तुत किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सत्ता में है, वहां देखते हैं तो वहां वो तीसरी बार भी बहुत आसानी से आती है। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया। तो कार्यकर्ता किस तरह उत्सुक हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नरेंद्र जी, क्या इस बार आपको ये भी नजर आया कि अमित शाह जब वहां पर 15 दिन रुके पश्चिम बंगाल में, उन्होंने रोड शो भी किए, बहुत अग्रेसिव नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता को आप छू नहीं सकते और किसी के साथ भी कोई बदतमीजी होगी तो उसका करारा जवाब मिलेगा। क्या ये भी एक वजह है कि वहां पर लोगों को भरोसा हुआ बीजेपी पर? हाँ बिल्कुल, एक ये भी वजह है। मैं आपको यदि बंगाल की एक जमीनी हकीकत बताऊं तो जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज में, जैसे आप कभी गुड़गांव में रहें या सोनीपत में रहें, जहां हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनके बाहर ताला लगा दिया जाता था कुछ गुंडों के द्वारा कि आपके वोट हम डाल देंगे, आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। जहां बूथ लेवल पर रिगिंग इतने बड़े स्तर पर होती हो, जहां आरोप लगते हो कि आपने अगर किसी दूसरे दल को वोट दिया तो उस दल के जो निशान है, जैसे इस बार वहां पर स्टिकर चिपकाने का काम हुआ, तो पहले उस दल के जो निशान है वहां पर इत्र लगाने का काम किया जाता था। मैं ये नहीं कहता कि वो इत्र कन्नौज से जाता। प्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के लिए और यहाँ डबल इंजन सरकार को जो समर्थन दिए हैं, ये असम के लिए, असम की अगली पीढ़ी के लिए, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेस्ट बंगाल के बारे में क्या बोलना चाहिए? वेस्ट बंगाल में भी ऐसी स्थिति है जो दिख रहा है, ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीत होगी। चुनावी हिंसा में मृत्यु रिपोर्टेड नहीं है, ये चुनाव आयोग के लिए भी पीठ थपथपाने की बात है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, उनके लिए भी आंतरिक सुरक्षा में एक सफलता का मायना है। और साथ ही साथ दल के कार्यकर्ताओं में तो एक जाता ये संदेश कि हमारे स्वयं के केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ उपस्थित है, तो हमारे साथ कोई भी गुंडा, चाहे कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, वो ज्यादती नहीं कर सकता है, या हमें प्रचार करने से नहीं रोक सकता है, या हमारे कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को बूथ पर ला करके वोट डलवाने से नहीं रोक सकता है। ये भी एक कारण रहा कि इस बार पहली बार एसआईआर के बाद फ्री एंड फेयर पोल हुआ, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, क्योंकि लोगों को मौका मिला मतदान करने का और उन्होंने खुल करके मतदान किया। जी वाकिफ हूं मैं, क्योंकि जब स्टार प्रचारक सीएम योगी भी पहुंचे बंगाल में तो उन्होंने बार बार इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले आप यूपी में आकर देखते क्या हालात थे और आज आप यूपी में आके देखिए कि क्या हालात हैं। आज कोई गुंडा नहीं, किसी तरह की कोई भी अपराध यहाँ पर होंगे तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें देखने को मिला, महिला सुरक्षा का फैक्टर।
क्या आपको लगता है कि ये भी इस बार काम कर गया? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से महिला सुरक्षा का फैक्टर भी काम कर गया और महिला आरक्षण बिल के लिए एक विशेष संसद का सत्र बुला करके पूरे विपक्ष को अलग थलग कर देने की रणनीति के तहत जो महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए एक संविधान संशोधन बिल लाया गया, जो कि पाथवे देता था, रास्ता देता था कि किस तरह से महिला आरक्षण को लागू किया जाए, जो पहले पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ाता था और उसके बाद महिलाओं को आरक्षण देता था, ताकि 2034 के स्थान पर 2029 से ही महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। लेकिन ना जाने क्यों विपक्षी दल उस ट्रैप में फंस गए और एक छोटी सोच रखी उन्होंने, अगर वो साथ देते तो शायद आधी आबादी के गुस्से को उनको बर्दाश्त ना करना पड़ता। एक बात तो ये है। दूसरी बात, स्पष्ट रूप से जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो एक निर्भया जैसा एक बहुत दुर्दांत कांड हुआ था और उसकी मां ने जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो ये एक निश्चित रूप से संदेश दे गया वोटर्स को कि भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा के पक्ष में बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि वह उसकी मां बाकी कुछ ना हो, मैं नहीं जानता कि राजनीतिक समझ उसके अंदर कितनी है, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से है क्योंकि उसने अपने परिवार की अपनी एक बेटी खोई है। तो महिला सुरक्षा के मामले में जिस तन लागे सोतन जाने और न जाने पीर पराई, तो महिला सुरक्षा के मामले में जितनी सजगता उसके अंदर थी और उस प्रतीक को जितना बड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया और जिस प्रकार से वहां पर टीएमसी के और विशेष रूप से मुस्लिम कार्यकर्ता महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे, तो हमें संदेश खाली को भी नहीं भूलना चाहिए। संदेश खाली को भूलते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो महिला सुरक्षा के मामले में भी इस बार मुझे लगता है कि बंगाल की महिला मतदाताओं ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, इसीलिए स्पष्ट बहुमत की ओर सरकार बनती दिखाई दे रही। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस पर बीतती है वही जानता है। और उस वक्त भी हमने बयान देखे थे, उस वक्त लोगों में कितना आक्रोश था वो भी हमने देखा था, और किस तरह अस्पतालों में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, सड़कों पर थे। वो भी हमने वो मंजर मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। नरेंद्र जी, साथ ही हमें ये भी कहना पड़ेगा कि डबल इंजन की सरकार ये एक ऐसा शब्द जो चाहे स्टार प्रचारक हो या बड़े नेता सब कहते हैं, जब सरकार वहां पर वो प्रचार के लिए पहुंचते हैं तब भी, सरकार बनने के बाद भी। क्या आप इस बात को मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार जब होती है तो काम डबल तेजी से होते हैं? हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शादी में जाते हैं, रथ लगता है, रथ के अंदर 2 या 4 घोड़े लगाए जाते हैं और दूल्हा ऊपर बैठता है। या हम महाभारत का सीरियल देखते हैं तो 4 या 5 घोड़े लगा हुआ रथ जिसे हाका जाता है। आप एक कल्पना करें कि यदि वो घोड़े अलग अलग दिशा में लगे हैं और एक ही रथ को वो 4 घोड़े अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, तो रथ टस से मस नहीं हो पाता, अपितु टूट करके गिर पड़ता है। ठीक यही स्थिति अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार बनती है तो अपने राजनीतिक विरोध के कारण कई बार तो जो ग्रांट है, जैसा जो विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य हैं वो ये कहते ही हैं कि हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया जाता, जीएसटी शेयर हमें समय पर नहीं मिलता, या जो केंद्र की योजनाएं हैं उसमें अड़ंगा लगाया जाता है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि केंद्र की योजनाओं को एज सच विपक्षी दलों द्वारा शासित सरकारें अपने राज्यों में एडॉप्ट नहीं करती हैं, जिसका उदाहरण आपने दिल्ली में भी देखा और तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और यह बंगाल में भी अब निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। और जब एक ही दल की सरकार केंद्र और राज्य दोनों स्थान पर होती है तो वो दोनों घोड़े रथ में एक ही दिशा में लगे होते हैं, तो रथ की दशा भी और दिशा भी और गति भी तीनों बढ़ जाती हैं और तीनों फिर दोनों उसी ढंग से चलते हैं कि वह उसको विकास के पथ के ऊपर तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर लेकर के चल सकें, ऐसा दिखाई देता है। यहां मैं एक बात और आपको बता दूं कि ममता बनर्जी की राजनीति पूरी की पूरी जो प्रारंभ हुई वो नैनो गाड़ी के टाटा के उस प्लांट के कारण हुई।
जब जमीन अधिग्रहण हुआ 2006-2007 के अंदर, तो ममता बनर्जी ने उसका पुरजोर विरोध किया और अंततः टाटा को अपने उस प्रोजेक्ट को शिफ्ट करके गुजरात में ले जाना पड़ा। और केवल इसी कारण एक छवि बन गई बंगाल की कि बंगाल के अंदर यदि आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो या तो लाल झंडे वाले नहीं चलने देंगे, नहीं तो ये लाल झंडों वालों से भी एक बड़ी और कट्टर ममता बनर्जी हैं, वही आपको वहां पर उद्योग नहीं लगाने देंगी। तो इसीलिए आज बंगाल का मजदूर पलायन को मजबूर ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन अब चूंकि दोनों सरकारें एक ही दल की होंगी, तो मुझे लगता है कि बंगाल जो स्वाधीनता प्राप्ति के समय, आजादी के समय, जहां पर औद्योगिक शायद सबसे ज्यादा था, मुझे आज भी याद पड़ती है हिंद मोटर्स की वो कारें जो एम्बेसडर या फिएट कारें होती थी, और पूरे के पूरे देश में कम से कम सरकारी अधिकारियों के लिए यही दोनों कारें खरीदी जाती थी। लेकिन आज बंगाल में औद्योगिक है ही नहीं विकास, वहां कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, और मजदूर वहां से निकल करके अलग अलग राज्यों में, चाहे उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, आदि आदि उत्तर प्रदेश हो, वहां जाकर के काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि ये डबल इंजन की सरकार होगी, दोनों एक तरफ लगे होंगे तो तय रूप से दोनों की मनस्थिति भी होगी, दोनों की विचारधारा भी एक होगी, दोनों ले जा करके अपने राज्य को विकास की ओर ले जाने में सफल होंगे। ऐसा तो जनता को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जी नरेंद्र जी, जब बम्पर वोटिंग हो रही थी और इस बार जिस तरीके से बम्पर वोटिंग की जब आंकड़े सामने आने लगे, तब ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया था कि इसकी वजह आपको क्या लगती है। उन्होंने कहा था कि ये सभी लोग एसआईआर के विरोध में वोट कर रहे हैं। एक बात तो यहाँ पर साबित हो गई कि एसआईआर के विरोध में वोटिंग नहीं हुई थी। देखिए, यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया को समझे बिना उसका विरोध करना, मुझे लगता है कि शायद ये एक सबसे बड़ी राजनीतिक भूल विपक्षी दलों की एट लार्ज है। कारण मैं बड़ा बिल्कुल स्पष्ट रूप से बतलाता हूं कि एसआईआर में सबसे पहले तो वो नाम कटते हैं जो नाम रह गए होते हैं किसी ना किसी कारण से, मृत्यु के उपरांत भी। अब क्या मरे हुए वोटर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो आकर के वोट डाल करके जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन होता क्या था कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जिनके पास सूची रहती थी और वो मरे हुए जो वोटर्स हैं वो भी आते थे उस दिन और वोट डाल करके जाते थे। एक बच्चे ने तो बहुत अच्छा लिखा कि मैं तो मतदान के दिन हमेशा जाता हूं और सुबह से शाम तक इंतजार करता हूं, क्योंकि हर मतदान पर मेरी मरी हुई माताजी स्वर्ग से आती हैं और वोट डाल करके चली जाती हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन होता क्या था कि मरे हुए वोटर के स्थान पर दलों के कार्यकर्ता धक्के से जबरदस्ती वोटिंग किया करते थे। तो एसआईआर की प्रक्रिया पहले तो उनके नाम काटती है, दूसरा उन वोटर्स के नाम काटती है जिन वोटर्स ने अपने वोट अन्य राज्यों में विस्थापन के बाद बनवा लिए। तो जब एक मतदाता का मत, क्या मतदाता सूची में देश में 2 या 3 स्थानों पर रह सकता है? इसमें सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं। एक स्थान से स्थानांतरण हुआ, दूसरी जगह गए, आए साहब के लिए वोट, सबसे पहले तो चलिए साहब का एक आधार कार्ड बनवाया जाए और फिर आधार कार्ड चेंज करवा करके फिर साहब का एक वोटर आईडी कार्ड भी बनवा दिया जाए। बनवा दिया जाता था बिना ये चेक किए कि साहब का पिछले जहां पर वो पोस्टेड थे या रहते थे वहां से नाम कटा या नहीं कटा। मैं ऐसा नहीं कि सभी के साथ ऐसा हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता था। तो विस्थापित हुए वोटरों का नाम कटना क्या एसआईआर में जरूरी नहीं है क्या? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, क्या मेरे राष्ट्र की सरकार चुनने में जो दूसरे देशों से, यहाँ विशेष रूप से बांग्लादेश से विस्थापित लोग जो आए, क्या वो मत दे करके मेरे देश की सरकार चुनेंगे क्या? तो उत्तर आता है कि बिल्कुल नहीं। ये अपेक्षा तो मैं बिल्कुल नहीं करता और ना ही मैं ये चाहता हूं कि दूसरे देश के मतदाता आकर के मेरे देश की सरकार को चुने और सरकार उनकी पसंद की बने। और मैं ये भी नहीं चाहता कि राजनीतिक दल इस विस्थापन को राजनीतिक संरक्षण देते हुए बांग्लादेशियों का बंगाल को प्रवेश द्वार बना करके वहां मालदा जिले में या अन्य जिलों में घुसा करके वहां उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाएं और वहां उनका
आधार कार्ड बनवाएं और फिर वो पूरे देश में फैल जाएं। तो मैं ये कहता हूं कि एसआईआर के विरोध में वह नहीं था, वह भारी मतदान एसआईआर में चूंकि गिनती घट गई, 100 की पूरी गिनती थी, एसआईआर के बाद 90 की रह गई। पहले 80% मतदान था, 80/90 अर्थात 90% से ऊपर का मतदान हो गया। बड़ा सीधा सीधा गणित है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बढ़े हुए मतदान के वक्त जब आपने यहाँ इसी चैनल पर बैठ करके मैंने समीक्षा की थी, तो मैंने तो कहा ही था जब जब मतदान बढ़ा है, एंटी इनकम्बेंसी का वोट आया है, 4 मई दीदी गई दादा आए, ऐसा ही मेरे वाक्य थे। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था। अब मैं आज, मुझे लगता है कि ये बात जो आपके चैनल पर कही गई थी आज वो सत्य सिद्ध हो रही है। जी।